सुप्रभात मान्यवर। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं मॉस्को के दोमोदेदोवो एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था। उससे आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। दरअसल बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं भारत वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैं भारत वापस नहीं आ रहा हूँ फ़िलहाल। दरअसल मैं किसी दूसरे देश में इस समय पहुँच चुका हूँ। कहाँ पहुँच चुका हूँ ये आप आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहता था। वो वीडियो था कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे कि रूस में दरअसल हालत क्या है, क्योंकि अभी युद्ध का समय है। तो रूस में अभी क्या हालत है, क्योंकि जो भारत का मीडिया है वो आप जानते हैं एक तरफा न्यूज़ दिखा रहा है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं भारतीय मीडिया के बारे में, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के मीडिया में जो खबरें हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेके, वो लगभग 80% से भी ज़्यादा जो खबरें हैं वो या तो बनाई हुई है स्टूडियो में, या फेक न्यूज़ है, या वो वेस्टर्न जो मीडिया है उससे प्रभावित हैं। तो यानी कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ युद्ध का एक पहलू है। भारतीय मीडिया के बारे में तो क्या ही कहने। नीति आयोग ने खुद जो है एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कि भारतीय मीडिया 142वें नंबर पे था आज़ादी में। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत का जो मीडिया है, जिसमें कि 180 देशों के मीडिया का ये सर्वे था, जिसमें भारत का मीडिया 142वें नंबर पे था। तो आप जानते हैं कि भारत का जो मीडिया है कितना विश्वास करने लायक है, कितना नहीं है। यहाँ तक कि कई बार जो न्यूज़ मुझे आज पता चलती थी वो 3 दिन या 4 दिन बाद भारत के मीडिया में आता था ब्रेकिंग न्यूज़, कि जैसे अभी अभी वहाँ पे हो रहा है, जबकि वो घट चुका है 2 दिन या 3 दिन पहले। तो ये मैंने खुद देखा है। तो भारत के मीडिया पे अगर आप भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया पे जाते हैं तो आपको एक तरफा न्यूज़ दिखाई जाएगी, क्योंकि अब मैं रूस में रहा, रूस के लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो वो वाला जो पहलू है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक आपने जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक पहलू देखा। अभी तक आपने जो पहलू देखा वो ये देखा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया है। तो देखिए, युद्ध तो खैर इसको कोई भी सही नहीं कहेगा, वो जिस भी वजह से हुआ। खैर हम उसमें जाना भी नहीं चाहते कि युद्ध क्यों शुरू हुआ, किस वजह से हुआ, उसके बहुत सारे कारण हैं। जिन कारणों में मैं आपको बता दूं कि रूस अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 1971 में भारत के साथ हुआ था। अभी के जो युद्ध है, अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट में समझे तो आप इसको ठीक 1971 के युद्ध से समझ लीजिएगा कि भारत भी उस टाइम पे अकेला था और बाकी के सारे जो है देश, यहाँ तक कि यूएस, चाइना, यूके तक जो है भारत के खिलाफ थे। भारत पूरी दुनिया में अकेला हो गया था उस समय। जो रूस है वो सोवियत संघ था पूरा। तो सोवियत संघ ने पूरी दुनिया को दुश्मन बना के उस समय भारत की मदद की थी। ठीक आज भारत भी वही ठीक कर रहा है। भारत भी अपना जो स्टैंड है वो उन्होंने न्यूट्रल रखा है, लेकिन रूस के लिए वो न्यूट्रल नहीं है। रूस वो एक तरह से रूस की तरफदारी है, रूस की तरफ का वो हमारा पॉइंट है। लेकिन युद्ध को जाहिर सी बात है कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आम लोग मरते हैं, आम आदमी मरते हैं, तो उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन रूस के भी अपने कुछ मसले हैं जिस वजह से उसको इस हद तक जाना पड़ा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे इस पे जो है वीडियोस अब आगे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि इस युद्ध से जो रूस के लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी प्रभावित हुई है। खास करके क्योंकि मैं जिस रीजन में था, बेल्गोरोड रीजन में, आप जानते हैं जो मेरे होस्ट थे उनका जो घर है वो बॉर्डर के बिल्कुल पास में था। और एक दिन क्या हुआ कि ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था कि रात को शेलिंग हुई और एक कोई मोटार आके उनके पड़ोस में किसी घर पे गिरा और वो ब्लास्ट हो गया। तो उसके बाद जो मेरे मित्र हैं उन्होंने डिसाइड किया, वो एकदम से घबरा गए कि क्योंकि बॉर्डर के पास में उस टाइम पे जो शेलिंग है वो यूक्रेन की तरफ से भी हो रही थी। तो वो अपना घर छोड़ के, सिर्फ उनके पास कार थी, वो सीधा भाग गए मॉस्को किसी रिलेटिव के घर में, जहाँ पे कि लगभग वो 6 से 7 दिन वहाँ पे रुके। और उसके बाद फिर जब वो, क्योंकि जो रशियन सेना है वो फिर यूक्रेन में काफ़ी अंदर तक चली गई थी, तो बॉर्डर की तरफ जो शेलिंग हो रही थी फिर वो होनी बंद हो गई। तो उसके बाद वो लोग वापस घर आए। फिलहाल वो लोग घर में हैं
और जो इलिया भाई हैं वो रहते हैं वोरोनिश में, क्योंकि बेलगोरोड से जो वोरोनिश है वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे युद्ध का उतना खतरा नहीं है, ना ही कोई इम्पैक्ट है। लेकिन उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कैसे प्रभावित हुई है रूस में, वो आप सब लोग जानते हैं कि सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर काफ़ी, जिसमें कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, ईयू ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो लोगों को लगता है कि रूस अब बर्बाद हो जाएगा, रूस तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, युद्ध में जो भी सैंक्शंस होते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि जो रूस और ईयू के बीच में जो व्यापार होता है हर साल, वो 257 बिलियन यूरोज़ का होता है, यानी कि आदान प्रदान जो होता है सामान का। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो है रूस एक्सपोर्ट करता है एनर्जी, जिसमें से कि आपका ऑयल हो गया, गैस हो गया, और उसके साथ साथ में जो रूस में जो खनिज है उसको भी काफ़ी हद तक जो है एक्सपोर्ट किया जाता है ईयू में। तो कहने का मतलब है ईयू बहुत बुरी तरह से डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये जो सैंक्शंस हैं हमेशा के लिए रहेंगे। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं अब जो हमारा सामाजिक बिरादरी है उसको दिखाना पड़ता है। अब आप समझिएगा कि रूस ने जब इन्वेड किया, ऐसे हालात बन गए थे कि अमेरिका पीछे हट गया, उसके बाद खबर आई कि नाटो है हेल्प करेगा, नाटो पीछे हट गया। तो लेकिन ये है कि दुनिया को दिखाना तो है, क्योंकि लोगों को लगा कि अरे इतना शक्तिशाली देश अमेरिका रूस से डर गया, तो उनको कुछ ना कुछ दिखाने थे कि ठीक है सैंक्शन लगेंगे। ये सैंक्शंस लगते हैं, नो डाउट। इन सैंक्शन से कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, या हो सकता है कुछ साल तक रूस को जो आर्थिक नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो प्रतिबंध है ये ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। रूस के ऊपर पहले भी ये प्रतिबंध लगते रहे हैं, कभी ये लगते थे फिर ये हट जाते थे, फिर लगते थे फिर हट जाते थे। अभी भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है आज की डेट में, एक देश दूसरे देश के बिना नहीं रह सकता। आप सोचिएगा, लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन में, लेकिन उसके जो नुकसान है वो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। तेल का भाव बढ़ गया, एनर्जी जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, और बहुत सारे देशों के एक्सपोर्ट रुक गए। रशिया ने अपनी जो जितनी एयरलाइंस हैं रशिया की, उनको देश से बाहर जाने के लिए रोक दिया है, जिसमें से कि जो एरोफ्लोट है नेशनल एयरलाइन उनकी, उस एरोफ्लोट में लगभग लगभग 60 से ज़्यादा जो प्लेन्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें, 60 से ज़्यादा। तो रशिया को ये लगा कि अगर ये प्लेन्स बाहर जाएंगे तो हो सकता है इन प्लेन को वापस ना आने दिया जाए। तो अभी रशिया ने उनको होल्ड पे डाल दिया है। उसमें रशिया की और एयरलाइन है S7, जिसमें से कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो रशिया में इतनी आसानी से बिजनेस नहीं छोड़ सकती। आपने सुना है कि अभी मैकडोनल्ड भाग गया, या KFC जा रहा है, या कोई छोटे मोटे आउटलेट जा रहे हैं। एक युद्ध में एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि अभी रूस पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। रूस के ऊपर दबाव कैसे बनेगा? सबसे बड़ा जो दबाव होता है वो होगा रूस की जनता का दबाव। आज की डेट में जो जनता है रूस की, उनका फेसबुक बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, या हो सकता है आगे व्हाट्सएप या ये सब चीज़ें बंद हो जाएं। तो वो अब आपने देखा होगा कि रूस में भी अंदर से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है अपनी सरकार के खिलाफ। यहाँ तक कि एक रूस का जो सरकारी चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसमें जाके जो एक कोई एम्प्लॉय है वो पीछे बोर्ड लेके खड़े हो गए, नो वॉर, हम जो है वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ तक जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है रूस के अंदर में। और बहुत सारे न्यूज़ में यह है कि ATMs पे लंबी लाइन लगी है, रूस में कैश नहीं है, ये हो गया वो हो गया। देखिए, रूस में अंदरूनी जो अर्थव्यवस्था है उस पर फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अंदर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। रूस के पास में सब कुछ है और फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि रूस ने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो खुद डेवलप की हुई हैं। यहाँ तक कि पहले लगा था कि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है उन्होंने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं रूस में, तो रूस आगे चलेगा कैसे? लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रूस के ऊपर पहले भी ये पाबंदी लगी थी, जिसके बाद रूस ने अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीर नाम से जो है 2014 में उन्होंने डेवलप किया था। वो बाहर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, लेकिन जब वीज़ा मास्टर कार्ड को लगा कि अरे यार ये तो अपना ही शुरू कर दिया इसने, तो फिर वो वापस आ गए। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। रूस के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, बहुत सारे जो देश हैं उससे प्रभावित हुए हैं। रूस के आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, इन पे भी इम्पैक्ट आ गया है।
मेरी बात हो रही थी किर्गिस्तान में, एक मेरे फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि पहले उनको किर्गिज सोम 85 किर्गिज सोम में $1 मिल जाता था, लेकिन आज उन्हें 130 सोम जो है पे करने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, और ये वर्स्ट हो सकता है आगे। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है सब। अब ये कब तक रहता है? जब तक जो वॉर है वो ख़त्म नहीं होती है। वॉर को सीधी सी बात है कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें एक सभ्य समाज की, हमें एक सभ्य दुनिया की ज़रूरत है आज की डेट में, जिसमें लोग आपस में प्रेम से रहें, आपस में प्यार से रहें, और हम लोग ऐसे घूम सके जैसे हम घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये जो पॉलिटिक्स है बीच में, ये कई बार गड़बड़ कर देती है, लेकिन एक आम यूक्रेनियन का एक आम रशियन से सच बात ये है, कोई भी बैर नहीं होगा। तो फिलहाल अभी रूस में जो आर्थिक हालात हैं वो ठीक नहीं हैं बाहर की चीज़ों के लिए, लेकिन रूस के अंदर जो सब कुछ है वो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, महंगाई रूस में ज़रूर शुरू हो चुकी है, महंगाई होगी, और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कम से कम अभी रूस को हो सकता है कुछ सालों तक इन प्रतिबंधों से जो है नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर ये सारी चीज़ें जो है एकदम से नॉर्मल हो जाएंगी। दुनिया ऐसे ही चलती रही है, आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब ऐसे ही चलते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये जो टेंशन है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और रूस एक बार लोगों के लिए खुले, क्योंकि रूस अभी फ़िलहाल जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। रूस के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो सारी बैन हो चुकी हैं। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अगर आप ढूंढेंगे कि रूस के लिए फ़्लाइट, तो अभी फ़िलहाल रूस के लिए कोई फ़्लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे देशों ने जो रूस के लिए जो अपना एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिया है, जिस वजह से जो रूसी बाहर फंसे हुए हैं वो बाहर ही फंसे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो रूसियों के लिए जो समस्या है वो ना सिर्फ अभी महंगाई की है, बल्कि आने जाने की जो समस्या है वो ऐसी हो गई है कि कोरोना से भी ज़्यादा, क्योंकि कोरोना काल में तो ये हुआ था कि जो बाहर लोग फंस गए थे तो वो देश किसी न किसी तरह से उनको निकाल रहा था। लेकिन अभी ये हालात हैं, रूस के जितने भी एयरलाइंस हैं वो सब उन्होंने अपना काम करना बंद किया हुआ है। तो अब ये कब तक सॉल्व होता है इसका हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, और एक रूस एक खूबसूरत देश है। अच्छा, एक बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो रूसी लोग हैं क्या ये सच में इतने फ्रेंडली होते हैं कि जितना आप दिखाते हैं? देखिए, इसका एग्जांपल आपको बहुत जगह मिलेगा। यूट्यूब पे खास करके जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे भारत के, अगर मान लीजिए 10 यूट्यूबर हैं तो 10 में से 10 जो है रूस गए हैं। और ऐसे यूट्यूबर आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जो 2 या 3-3 बार गए हैं, कई लोग तो 5-5 बार रूस गए हैं। उसका कारण ये था कि देखिए, हम जब भी जिस देश में जाते हैं, अगर वो देश हमें पहली नज़र में पसंद आ जाता है, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि हम दोबारा वहाँ जाना चाहेंगे। अदरवाइज़ कौन इतना पैसा खर्च करके जो है वहाँ पे जाएगा। तो लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो रूस में बहुत अच्छा रहता है, वो मैंने खुद महसूस किया है। मैं ऑलरेडी 2 बार जो है रूस जा चुका हूँ, उम्मीद करूँगा कि मैं तीसरी बार भी रूस जाऊँ। एक मैं आपको आपको वाकया सुनाता हूँ रूस की दोस्ती का, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। पहली बार जब 2019 में सर्गी और तान्या ने मुझे बुलाया था रूस, तो जब मैं मॉस्को पहुंचा, तो आपने अगर वो पुरानी सीरीज़ देखी होगी तो नेक्स्ट डे मुझे एक वहाँ पे मिले थे गुजरात के। वो दरअसल रूस में ही रहते हैं, लेकिन बिज़नेस है उनका वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे कुछ नमकीन मंगाई थी। हम लोग एक ट्रैवल वेबसाइट पे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि आप मॉस्को आ रहे हो यार, मेरे लिए आप कुछ नमकीन ला सकते हो, भारतीय नमकीन खाने का बड़ा मन है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ लेके गया था साथ में, वो आप देख लेना उस वीडियो में। तो जब मैं उनसे मिला, तो हालांकि उस टाइम पे तान्या और उसका भाई भी वहीं पे थे, तो हम दोनों ने आपस में हिंदी में बात की। मैंने उनसे कहा कि यार एक बात बताओ, मैं इन लोगों के साथ इनके गांव जा तो रहा हूँ, लेकिन एक वो डर था मन में कि जो वो वेस्टर्न मीडिया दिखाता है कि जो रशियन होते हैं वो माफिया होते हैं, वो तो किडनी निकाल ले जाते हैं, वहाँ पे इसका बिजनेस होता है या जो भी है। तो मैंने कहा ठीक तो कर रहा हूँ मैं, ये लोग होते कैसे हैं? कि मैंने सुना रशियन सीरियस लोग होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, वो मुझे आज भी याद है और सब लोगों को वो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके लेफ्ट साइड में एक इंडियन खड़ा है 100 मीटर की दूरी पे, और आपके राइट साइड में एक रशियन खड़ा है आपका दोस्त
500 मीटर की दूरी में और आप किसी समस्या में फंस जाओ तो आप 100 मीटर उस इंडियन के पास में मत जाना। हो सकता है वो इंडियन आपको हेल्प करने से मना कर दे या आपको धोखा दे दे। आप पहली बार में ही 500 मीटर जाना या उस रशियन के पास में, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो ये चीज़ मेरे माइंड में बैठी और उसके बाद खैर मैं रशिया घूमा। आप लोगों ने देखा कि क्या ज़बरदस्त जो हॉस्पिटैलिटी है वो मैंने रशिया की देखी। रशिया को मैंने बहुत करीब से देखा है। ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो टूरिस्ट वीज़ा पे रूस जाते हैं जिसकी वैलिडिटी होती है सिर्फ 30 दिन। और मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मैं इन लोगों के साथ में ज़्यादा दिन इसलिए रुक पाता था क्योंकि मैं जाता था प्राइवेट वीज़ा पे। प्राइवेट वीज़ा होता है एक तरह का गेस्ट वीज़ा, वो मैंने वीडियो में बताया है एक, मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो प्राइवेट वीज़ा पे हमें जो मौका मिलता है वो मिलता है 90 दिन का, यानी कि 3 महीने हम लोग जो है रूस में रह सकते हैं। तो मैंने रूस को बहुत करीब से देखा है, रूस के लोगों के साथ मैं रुका हुआ हूँ। दोस्ती के मामले में रशियन से अच्छे दोस्त और कोई हो नहीं सकते, मैं आपको सच बात बताता हूँ। लेकिन वो सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए मेरे साथ, हमारे साथ कई बार हो जाता था, वो लोग होते हैं यस तो यस, नो तो नो। वो आपके मुंह पे बोल देंगे कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो नहीं सकती। जैसे खास करके हम भारत लोग हैं, कई बार मान लीजिए हमसे कोई कहेगा तो हम लोग कोशिश करते हैं टालने की, लेकिन पॉजिटिव में चाहते हैं कि अरे हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में वो होता नहीं है एक्चुअली। तो लेकिन रशियन जो लोग हैं वो आपको हो सकता है शुरू में वो कड़वे लगें क्योंकि वो बड़े खुले दिल के होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं। वो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर दे मुंह पे ही कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। आपको लगेगा अरे यार ये कैसा आदमी है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है उनकी, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि दरअसल होने वाला क्या है। तो लेकिन जो रशियन लोगों की दोस्ती है, अगर आपके रशियन दोस्त हैं तो आप रूस जाइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है आपने रूस का देखा, ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही किसी को मिला हो। मैं बहुत बार, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे इस बार भी नाराज़ हुए कि मैं रूस इतने समय के लिए रहा लेकिन उनसे नहीं मिल पाया। ख़ास करके वो आपको वीडियो याद होगा जिनको थोड़ा सा मैंने हेल्प किया था लॉकडाउन के टाइम पे, वो दरअसल उफा में रहते हैं। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मैं उनसे नहीं मिल पाया इस बार भी। लेकिन और एक मेरे मित्र हैं, वो हैं ओम्स्क में रहते हैं जो साइबेरिया में हैं। वो दरअसल भारतीय हैं और वो भी मुझे कई बार बुलाते रहते हैं कि यार जब भी आता है तो वेस्टर्न रशिया में क्यों आता है, साइबेरिया की तरफ आओ। तो मैंने अभी प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरा कभी भी रशिया का टूर बनता है तो इस बार मैं जो टूर करूंगा वो साइबेरिया से शुरू करूंगा। साइबेरिया का एकदम लास्ट में जिसको बोलते हैं ना, एकदम फार ईस्ट में व्लादिवोस्तोक से शुरू करूंगा और धीरे धीरे करके वेस्ट की तरफ आता रहूँगा ताकि मैं सब लोगों से मिलता रहूँ। देखते हैं कब का प्लान बनता है। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये बताना था इस वीडियो में कि अभी जो रूस के हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन रूस में यह है कि जो आर्थिक प्रतिबंध हैं या दूसरे कोई प्रतिबंध लगे हैं उससे लाइफ में थोड़ा सा चेंज तो आया है। और टूरिज़्म पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी रूस में कोई भी ना जा सकता है ना वहाँ से आ सकता है। अगर आपका प्लान है अभी तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए जब तक कि हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप ज़रूर जाइएगा जब हालात थोड़े ठीक हो जाएं। बाकी अब अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।